आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हालांकि मैं आपको रैखिक समीकरण के बारे में बता चुका हूँ। चलो बात करते हैं हम आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण, और हम आपको बहुपद में अंतर समझाते हैं। तो जी रैखिक हमारा बहुपद है और ये हमारा रैखिक समीकरण है। समझना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीज़ है। रैखिक यानी कि बहुपद में हम आपको रैखिक बहुपद के बारे में बता चुके, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैखिक बहुपद का वो होता है ax प्लस बी, जिसमें a नॉट इक्वल 0 नहीं होता है। ठीक, ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है। ये हमारा रैखिक बहुपद है। अगर हम इसको कांस्टेंट में लेके चलें तो इसको ले सकते हैं, मान लो 3x माइनस का 6, ये हमारा बहुपद है। ठीक, ये बहुपद है। यहाँ पर ये और जो आपका 3 और 6 है वो हमारा कांस्टेंट है, अचर पद हैं। वो अगर मुझे इसको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, तो ax प्लस बी बराबर 0 कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है एक चर पर, यानी कि यहाँ पर एक चर राशि है, एक अकेला कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a और b यहाँ पर देख क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये बेटा कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं, इसको मैंने समझाया है। तो यहाँ तो बहुपद है, इसका हल नहीं हो सकता है, लेकिन इसका हल हो सकता है अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो 3x माइनस 6 बराबर 0। तो बहुपद का केवल फैक्टर होता है, ठीक, लेकिन बहुपद का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, समीकरण का आपका हल होता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ समझाएं तो 3x माइनस 6 यानी कि यहाँ पर बराबर कर दें, क्योंकि माइनस का उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, x बराबर 2 इसका बेटा हल है। ठीक, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। अब चूंकि कह रहे हैं कि दो चर वाले, अभी यहाँ पर तो चर एक है, बात को समझो। तो यहाँ हम आपको समझाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, समझो जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो यहाँ पर आपकी चर क्या है, ए बी एक्स वाई जेड है। ए बी सी यहाँ पर चर नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर चर के रूप में ए बी सी कभी नहीं हो सकता है। तो एक चर मान लीजिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपका मानक रूप है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 बराबर जी। कोई भी कांस्टेंट यहाँ ले सकते हैं, ए बी सी के बाद हम डी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ए बी सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी और सी की, तो बेटा जी हमारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है यानी कि अचर संख्याएं, अचर यानी कि अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है बेटा। और अचर संख्याएं जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा किसको, आर को बिलोंग करते हैं, इनके वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करते हैं। सभी अचर संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। तो जब अगली क्लास में आप जाओगे तो जो बिलोंग शब्द लगा होगा है, ठीक, संबंध जो संबंध लगा होगा है, जो आप फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक, कोई बात नहीं है, छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको दे दी। अगर हम यहाँ पर इसको समीकरण यानी कि कांस्टेंट के रूप में लिखें तो अगर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा 3x है, a प्लस का 2y है, a माइनस 6 से बराबर 0। तो यहाँ पर दो चर वाले हो गए, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसके आपस में कंपेरिजन करें तो देख रहे हो कि अगर x से x कैंसिल हो जाएगा तो a का मान बेटा 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ए बी सी यहाँ पर है क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट हैं, रियल नंबर हैं और वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो।
अब देखो यहाँ पर लिखा है कि आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर कहाँ है, युग्म कहाँ है, जोड़ा कहाँ है। अगर हम यहाँ पर x से यहाँ पर y है, इसी प्रकार का कोई सवाल, कोई समीकरण, जैसे मान लीजिए 2x है माइनस का 3y है प्लस का 7 बराबर 0 कर दिया जाए, और यहाँ हम लिख दें मान लीजिए आपका 4s है माइनस के आपके 2t है प्लस के 2 बराबर 0 कर दिया जाए, या प्लस के 3 कर दिया जाए, तो यहाँ पेयर कौन सा समीकरण बना रहा है, पेयर मीन्स यहाँ देखो ऐसे मतलब कि पेयर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का समझो जोड़ा है, तो जोड़ा कहाँ बनेगा, जोड़ा अगर बनेगा तो बेटा इन दोनों समीकरणों का बनेगा, इसका जोड़ा इसके साथ नहीं बन सकता, इसका जोड़ा इसके साथ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स आप देख रहे हो, बात को समझना बहुत ध्यान से, यहाँ पर एक्स देख रहे हो, यहाँ पर जो एक्स वाई है, ये दो चर राशियाँ हैं, और दोनों जो चर राशियाँ आपस में कैसी हैं, समान हैं, तभी तो इनका पेयर बना। ठीक है, तभी इनका पेयर बना। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मार्कर दोनों हमारे पास हैं, तो ये मार्कर कैसे हैं, दोनों समान हैं, तभी तो इनका पेयर बना। इसमें इंक आपका ब्लैक और ब्लू है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेयर तो बना हुआ है मार्कर का। ठीक है ना, ये चीज़ है। अगर हम इसके स्थान पर पेन को अगर हम रख देंगे, मान लीजिए पेन लेंगे, तो क्या इससे लिख सकता है, व्हाइट बोर्ड पर नहीं, तो इनका पेन और मार्कर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पेयर नहीं है। तो पेयर कहाँ होता है, जहाँ पर समानता हो। तो यहाँ पर जो चर राशियाँ हैं बेटा एक्स और वाई जो समान है, इसलिए इनकी तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है ना, हालांकि ये भी हमारा रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर राशियों पर है, लेकिन यहाँ पर एस और टी लगा हुआ है, इसलिए इसका पेयर इससे नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या समझाया आपको, रैखिक बहुपद से यानी कि रैखिक समीकरण बनाना मैंने आपको समझाया। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इस तरह समझाया। अब आप देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर हमने दो इनके उदाहरण लिए, तो अब आप देखो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक जो समीकरण हैं, इनको डिनोट हम कैसे करेंगे, यहाँ बात को समझो जरा, इनको जो व्यापक रूप हो जाएगा, अब यही समझा देते हैं। देखो, अगर पहला रैखिक समीकरण है तो हो जाएगा a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0। ठीक है ना, दूसरा है तो a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। दो समीकरण ये है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप कहलाता है बेटा जी, हमारा व्यापक रूप कहलाता है, जैसे हमने आपको यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर x और y आपस में कैसी समान चर राशियाँ हैं। अब देखो, इन दो समीकरणों को हल करने की विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ होती हैं। ठीक है ना, हल करने की विधि यानी कि सॉल्यूशन मेथड। तो आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन बेटा मेथड है, ठीक है ना, इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, वो दो भागों में बांटा गया है। समझना बेटा बड़ा ध्यान से, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, पहला भाग कहलाता है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, ठीक है ना, इसको हम ग्राफिकल कह देते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल आपका मेथड हो जाता है। ठीक है ना, और एक होती है हमारी जे बीज गणितीय विधि। ठीक है बेटा, इसको हम ज्योमेट्रिकल, इसको हम एलजेब्रिक मेथड कहते हैं। ठीक है ना बेटा, तो हमारे दो मेथड होते हैं, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के बेटा दो मेथड हैं। सॉल्यूशन जो तरीके हैं वो आपकी एक तो आलेखीय की विधि के द्वारा हल किया जा सकता है, और एक बीज गणितीय विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आलेखीय विधि में तीन कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं, तीन कंडीशन होती हैं, उनको अभी हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से। देखो,
तो यहाँ पर आप बेटा देख रहे हैं कि मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ मैंने बताई। क्या बताई? एक तो है हमारी आलेखी विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पर देखेंगे पहली विधि बेटा हमारी क्या? आलेखी विधि। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि आलेखी विधि के द्वारा जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे तो उनकी कंडीशन होती, तीन कंडीशन होती हैं। ठीक है बेटा, देखो एक होता है संगत समीकरण का होना। ठीक, अगर तो ऐसे समीकरण, ऐसे दो रैखिक समीकरण जिनका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल मतलब यूनिक हल हो, यानी कि अद्वितीय का मतलब जो होता है कोई दूसरा हल ना हो, तो उन्हें हम संगत समीकरण कहते हैं। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा? पहली वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि इसकी जो कंडीशन बनती है तब क्या होगा, इनकी जो दो रैखिक समीकरण हैं कौन कौन से, a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 बराबर 0 और दूसरा a2 x प्लस के b2 y प्लस c2 बराबर 0। इन दो रैखिक समीकरण पर आपका संगत समीकरण कब कहलाएगा? संगत समीकरण जब कहलाएगा जब आपस में इनके गुणांकों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर आप पाएंगे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर दो समीकरणों का आप गुणांकों की तुलना करेंगे तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो जाता है, तो समझ लेना इसका अद्वितीय हल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम समझा देते हैं, ये आपका 3x प्लस के 5y माइनस प्लस का 6 और 2x प्लस के माइनस के 7y और प्लस के 3। ठीक, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो a1 कितना है बेटा? 3 है, a2 कितना है? 2 है, b1 कितना है? 5 है, b2 कितना है? -7 है। 3/2 और 5/7 बेटा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब इसको जब भी हल करेंगे तो x और y का एक एक मान निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। हम आपको जब बताएंगे तो समझा देंगे कि अद्वितीय हल कब होता है। कन्फर्म हो गया? देखो, अगर अद्वितीय बेटा हल है तो समझ लेना जब हम इसको आलेखी विधि से हल करेंगे और इस प्रकार से हम ग्राफ खींचेंगे आलेख पर, x x डेक्स और y डेक्स पर जब ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा यह ग्राफ निश्चित बेटा एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि काटेगा। यानी कि कहने का मतलब जो रेखाएं खींचेंगे, आलेख जो हम खींचेंगे वो निश्चित एक बिंदु पर क्रॉस होगा, कटेगा। ठीक है ना? यानी कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद। यानी कि ऐसी स्थिति में यहाँ लिख सकते हैं हम, देखो लिख देंगे कि ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, तो जब भी इसको हम बेटा ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा रेखा एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि ऐसी स्थिति में रेखा हमेशा प्रतिच्छेदी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा असंगत समीकरण। ऐसे समीकरण या ऐसे दो रैखिक समीकरण जिनका कोई हल ना हो उन्हें हम असंगत समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? तब इसकी कंडीशन क्या होगी? तब इसकी कंडीशन बेटा ये होगी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये बेटा बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ दे देते हैं कि जो 2x माइनस के 5y प्लस के 7 बराबर 0 और ये आपका 4x माइनस के 10y प्लस के 2 बराबर 0, तो देखना जरा a1 जे 2 है और a2 बेटा 4 है, b1 माइनस 5 है और b2 माइनस के 10 है, c1 7 है और आपका ये 2 है। तो यहाँ देख रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो 1/2 बराबर 1/2, लेकिन नॉट इक्वल 7/2।
तो जब हम दो समीकरणों को इनको हल करेंगे तो इनके एक नहीं, दो नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, समझ लीजिए आप, एक भी हल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई हल नहीं होता है, एक कंडीशन मिल जाती है, तो फिर मुझे दो रैखिक समीकरणों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस स्थिति में अगर हम बेटा आलेख खींचते हैं, अगर इस स्थिति में हम इसका आलेख खींचेंगे तो आलेख बेटा हमेशा एक समांतर रेखा होगी, यानी कि आलेख हमेशा समांतर रेखा को व्यक्त करेगा। अगर पहला हमने आपने आलेख खींचा तो जो रेखा है, तो मान लीजिए a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और जे रेखा क्या होगी, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 को व्यक्त करेगी। इसी प्रकार से अगर ये पहली रेखा है तो a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 को व्यक्त करेगी, और ये दूसरी रेखा a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 को व्यक्त करेगी। कन्फर्म हो गया, क्लियर बात है। तीसरी बेटा कंडीशन है कि ऐसे रैखिक समीकरण, ऐसे दो रैखिक समीकरण, मैंने रैखिक शब्द नहीं लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिख पाया तो लिख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे दो रैखिक समीकरण जिनके अनेक हलों, अपरिमित हो, अनंत हल हों, उन्हें बेटा हम आश्रित समीकरण कहते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो जो आश्रित जो समीकरण है, जो एक प्रकार का संगत समीकरण का ही रूप माना जाता है, ठीक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2, एक कंडीशन होगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जरा समझ लो, ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या है, वही कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो, तो अगर हम यहाँ पर इसी पर अगर यहाँ पर जो 7 लिखा और यहाँ पर हम 14 कर दें, ठीक, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और 7 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तीनों मान कैसे हैं, बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि जो दो रैखिक समीकरण दिए हैं इनके अपरिमित और अनेक हल होंगे, यानी कि फिर इनको हल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भी बेटा इसका आलेख खींचा जाएगा, यहाँ पर ही समझा देते हैं, आलेख खींचेंगे हम, तो ऐसी स्थिति में इसका जो आलेख होगा बेटा, एक रेखा खींचेगी, ठीक, समझना, एक रेखा, और एक रेखा जब आएगी तो इसी के ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी। एक रेखा जब आएगी तो बेटा इसी के ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी, इसी के ऊपर, ठीक है ना। एक रेखा इसी के ऊपर आएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एक समीकरण आपका बन जाएगा a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा यहीं पर लिखा जाएगा a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका होगा। तो तीन कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको बताएं, यानी कि आलेखीय विधि में जब भी आप दो समीकरणों को बेटा हल करोगे तो तीन कंडीशन की स्थिति को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन मैंने बता दिया कि समगत समीकरण, मतलब होगा कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो उसका अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन मैंने बता दिया कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 है तो उसका कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी और इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तीसरी कंडीशन में बता दिया जो आश्रित हमारा समीकरण है वो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 यदि हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं बेटा समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, यहाँ लिख देंगे कि ऐसी स्थिति में
रेखाएं समपाती होंगी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं बेटा समपाती होंगी। एक रेखा दूसरी के ऊपर इस प्रकार से लेन कर जाएगी, ठीक है बेटा, एक के ऊपर एक रख जाएगी। इस रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारी रेखाएं समपाती। मैंने क्या किया कि आलेखी विधि के आधार पर मैंने तीनों समीकरणों को आपको समझा दिया है। अब दूसरी विधि क्या हमारी? एल्जेब्रिक विधि है, बीजगणितीय विधि है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको, ठीक, जब हम बताएंगे सवाल तो समझाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है, ठीक बेटा। तो बिल्कुल आपके पास समय पर्याप्त है, पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक।